हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान अध्ययन क्लासरूम में आपका स्वागत है। भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। सन 1892 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं था, जैसा कि हम इस अधिनियम में पढ़ चुके हैं। लॉर्ड कर्जन के पूर्व के गवर्नर जनरलों के अविवेकपूर्ण और दमनकारी शासन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन आदि के कारण भारत में उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। इसके उदय में कांग्रेस की उदारवादी नीति भी सहायक सिद्ध हुई। उग्र राष्ट्रवाद की दमनकारी नीति से दबाने की असफलता को दृष्टिगत कर तत्कालीन भारत सचिव जॉन मॉर्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने संवैधानिक सुधार द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने की नीति अपनाई और दोनों ने मिलकर एक सुधार की योजना बनाई। इस योजना के आधार पर मार्च 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया। इस अधिनियम के निर्माण में लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो के योगदान के कारण इन सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। सबसे पहले इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि करते हुए केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो पहले 16 थी उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। संयुक्त प्रांत में इसे 15 से बढ़ाकर के 50, बंगाल, बम्बई और मद्रास में 20 से बढ़ाकर के 50, पंजाब, आसाम, बर्मा में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर के 30 कर दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत सन 1912 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांतों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी निश्चित की गई। दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत। इस परिषद में 4 प्रकार के सदस्य थे। पहले पदेन सदस्य जो कि गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे। दूसरे प्रकार के सदस्य मनोनीत सरकारी सदस्य, सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी पदाधिकारी। तीसरे प्रकार के सदस्य होते थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित होते थे और सरकार के द्वारा मनोनीत होते थे। और चौथे प्रकार के सदस्य होते थे निर्वाचित सदस्य। इनकी सदस्य संख्या 27 रखी गई थी। इनमें से 5 सदस्य मुसलमानों द्वारा, 6 सदस्य हिंदू जमींदारों द्वारा, 1 मुस्लिम जमींदार द्वारा, एक बम्बई और बंगाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा और शेष 13 सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। केंद्रीय परिषद में निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 5 और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 36 थी। सदन में कुल सदस्यों की संख्या 68 थी। तीसरी इसकी विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। बंगाल प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। अन्य प्रांतीय परिषदों में मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर रखी गई थी और गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों द्वारा सदैव सरकार का समर्थन करने और निर्वाचित सदस्यों का विभिन्न वर्गों और हितों में विभाजित होने के कारण सरकार को विधेयकों को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। चौथी इसकी विशेषता जो प्रावधान था वह था सांप्रदायिक व विशिष्ट वर्गों की निर्वाचन व्यवस्था, जो कि इस अधिनियम का प्रमुख दोष भी कह सकते हैं, जो आगे तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक कंटक के समान हमेशा मौजूद रहा। इस अधिनियम द्वारा की गई पृथक निर्वाचन की इस व्यवस्था में भविष्य में भारत के विभाजन की नींव डाल दी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार भी दिया। विशिष्ट हितों जैसे जमींदारों, वाणिज्य परिषदों, निगमों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों आदि को भी निर्वाचन का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन, गुरुभार और विशिष्ट निर्वाचन व्यवस्था इस अधिनियम की एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था थी।
अगली विशेषता है सीमित और भेदभाव पर आधारित मताधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा स्थापित मताधिकार की व्यवस्था सीमित और भेदभावपूर्ण थी। उम्मीदवारों के लिए भेदभावपूर्ण योग्यताओं की व्यवस्था की गई थी। अगली विशेषता है विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के अधिकारों में प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकारों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। जो अधिकार प्रदान किए गए, जैसे सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सदस्यों को बजट पर बहस करने, ऋण और अनुदान के संबंध में प्रस्ताव रखने के अधिकार दिए गए। इसके बाद में है कार्यकारिणी परिषदों के आकार में वृद्धि। भारत प्रशासन अधिनियम से भारतीयों को अधिक मात्रा में संबद्ध किए जाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी परिषदों का विस्तार किया गया और सपरिषद भारत सचिव को मद्रास और बंबई की कार्यकारिणी में 2 से लेकर 4 सदस्य बढ़ाने की अनुमति दी गई। अपनी परिषद समेत गवर्नर जनरल को बंगाल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य बढ़ाने की अनुमति दी गई और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव लॉर्ड मोरले ने श्री S.P. सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य नियुक्त किया। सन 1907 में, यानी इस अधिनियम से पूर्व ही, भारत सचिव लॉर्ड मोरले ने श्री K.G. गुप्ता व सैयद हुसैन बिलियामी को भारत परिषद का सदस्य नियुक्त किया था। अब देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था पर। सबसे पहले देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम में एक राजनीतिक शिक्षण का अभाव था, क्योंकि निर्वाचन की अप्रत्यक्ष और भेदभावपूर्ण व्यवस्था इसमें निहित थी। दूसरा था उत्तरदायी शासन की स्थापना का इसमें अभाव। इस अधिनियम ने भारतीयों की उत्तरदायी शासन की मांग की अवहेलना की। इन सुधारों के जनक भारत सचिव मोरले के ये विचार थे कि मैं भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की एक क्षण के लिए भी कामना नहीं करूंगा। हमारे जीवन काल में और आगामी कई पीढ़ियों तक स्वराज असंभव है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रति विमुख थी। डॉक्टर जकारिया ने इन सुधारों को चंद्रमा की चमक के समान बताया। उनकी दृष्टि में इन सुधारों ने भारत को सार तत्व की अपेक्षा केवल छाया प्रदान की थी। व्यवहार में इस अधिनियम ने संवैधानिक एक तंत्र की स्थापना कर दी, यानी एक ब्रिटिश शासन की एक तंत्रीय शासन की स्थापना इसने कर दी थी। तीसरा, इसके मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो इसका तीसरा दोष था कि ये अधिकार विहीन प्रभाव डालने की शक्ति के समान था। हालांकि मार्ले मिंटो सुधार सन 1992 के सुधारों से काफ़ी बढ़ा हुआ था, काफ़ी आगे था, किंतु इसने प्रभाव डालने के अतिरिक्त कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की। निर्वाचित सदस्य बहुमत के अभाव, मनोनीत सदस्यों का शासन के प्रति रुझान, निर्वाचित सदस्यों का धर्म और वर्ग पर आधारित होने के कारण पारस्परिक मतभेद आदि के कारण कार्यकारिणी पर अपना प्रभाव डालने में ये असमर्थ थे। श्री K.B. रंगा के ये इस अधिनियम के बारे में ये विचार थे कि विधान परिषदें जैसी अवस्था में हैं उनसे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इनसे केवल सभ्य संसार को इस बुलावे में डाला जा सकता है कि देश में प्रतिनिध्यात्मक सरकार चल रही है। यानी कुल मिलाकर के ये सुधार नाम मात्र के सुधार थे। अगली जो इसकी विशेषता या इसका दुर्भाग्यपूर्ण दोष था, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज तक एक कंटक के समान मौजूद है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन की दूषित व्यवस्था। सन 1909 के सुधार भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए कदमों को रोक देने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र के समान था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों के निर्वाचन का सूत्रपात किया था। मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी दिया गया था। इस व्यवस्था को गुरु भार यानी वेटेज सिस्टम कहा गया। पृथक निर्वाचन पद्धति और वेटेज सिस्टम की वजह से
जहाँ एक ओर भारत के भावी विभाजन की आधारशिला रखी गई, वहाँ दूसरी ओर सिखों, हरिजनों, भारतीय ईसाइयों आदि में भी पृथक निर्वाचन की मांग का मार्ग खोल दिया था। मिस्टर कर्टिस का विचार था कि इस सारी व्यवस्था का उद्देश्य भारत में जातीय भावनाओं में दरार पैदा करना और जातीय भेदभाव को बढ़ाना था। अगला इसकी जो दोष था वो था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की दयनीय स्थिति, क्योंकि केंद्रीय परिषद में पदेन, मनोनीत सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। ये परिषद सरकार के समर्थन के अलावा अन्य कोई कदम उठाने में असमर्थ थी। विधान परिषदों की सीमित शक्तियां थी, उनको केवल प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने और प्रस्ताव रखने आदि के केवल इतने ही अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु व्यवहार में ये सीमित शक्तियां और भी संकुचित हो गई थी। कई नियम और उपनियमों के द्वारा सदस्यों के अधिकारों में कमी कर दी गई थी। और अगला जो इसका दोष था वो था सशक्त नौकरशाही का अस्तित्व इसमें विद्यमान था। इन सुधारों के संबंध में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले का मत था कि इन सुधारों ने नौकरशाही के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया और निर्वाचित सदस्यों को कार्यपालिका पर प्रभाव डालने का अवसर प्रदान कर दिया। उदारवादी नेता का ये विचार मात्र सैद्धांतिक था। इसके आधार पर ही उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ये कहना पड़ा था कि ये नौकरशाही हमसे बदला ले रही है। डॉक्टर रामानंद अग्रवाल ने इसके बारे में कहा था कि दयाशील तानाशाही की पराकाष्ठा यह अधिनियम करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अधिनियम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए संवैधानिक सुधारों से ज़्यादा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी था। फिर भी इस अधिनियम के महत्व के बारे में हम बात करें तो 1892 के सुधार अधिनियम से अवश्य कुछ भाग में ये ज़्यादा था। रेमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार यद्यपि मार्ले मिंटो सुधार नौकरशाही और जनतंत्र के मध्य एक अधूरा और अकाल्पनिक समझौता था, फिर भी यह सुधार उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीयों को शासन में संलग्न करना, निर्वाचन प्रथा का प्रारंभ करना, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि करना, इन सुधारों के महत्वपूर्ण पहलू थे। इस अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था से ही भारतीयों को मूल्यवान प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिसके अभाव में वे सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था का उपयोग करने में असमर्थ रहते। स्वशासन की दिशा की ओर अग्रसर होने के कारण ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण आधार बना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक सुधारों और संवैधानिक विकास की ओर भारतीय शासन अधिनियम 1919 का अध्ययन।